नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। कोरोना ने एक बार फिर से देश में हाहाकार मचा दिया है और 172 दिन के बाद पहली बार रिकॉर्ड 72,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। लगातार 8वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। 5 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 450 से ज्यादा संक्रमितों की मौत भी हुई है। अब इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो 24 घंटे में 72,330 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। 459 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले 10 अक्टूबर को 74,383 केस आए थे। फिलहाल देश भर में करीब 5,85,000 एक्टिव केस हैं। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी इजाफा हुआ है। अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा है और अब 45 से ज्यादा उम्र वालों को भी यह टीका लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में यही है कि टीकाकरण के बीच में आखिर बढ़ते हुए इन केसेस पर लगाम कैसे लगेगी, यह सवाल आज भी बरकरार है। सवाल दूसरा यह भी है कि आखिर कैसे टूटेगी चेन और कितना घातक है यह नया स्ट्रेन। तीसरा सवाल यह है कि मौत का ग्राफ चढ़ा, गर्मी में कोरोना आखिर क्यों बढ़ रहा है। और चौथा सवाल यह है कि लापरवाही भारी है, क्या ये बढ़ेगी महामारी। तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज लगातार बरकरार हैं और आज इन्हीं सवालों के साथ स्वास्थ्य महकमे के कई वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे और बड़ी बहस में आप बने रहिए हमारे साथ। तो चर्चा में हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आइए आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखाते हैं कि किस जिले में अब तक कितने पॉजिटिव केस मिले हैं और एक्टिव केस कितने हैं। ये ग्राफिक के जरिए आप समझिए। तो हरियाणा का हाल आपको बता देते हैं। गुरुग्राम, करनाल, अंबाला और पंचकुला का हाल देख लीजिए। अब तक 63,027 केस गुरुग्राम में हैं। एक्टिव केस 1942 हैं। करनाल में 14,454 केस हैं अब तक मिले। कुरुक्षेत्र में 11,091 केस हैं। एक्टिव केस 904 हैं। यमुनानगर में 8,460 केस हैं। 625 एक्टिव केस हैं। फरीदाबाद में 47,741 केस हैं। 585 एक्टिव केस हैं। सोनीपत में 15,398 केस हैं। 307 एक्टिव मामले। हिसार में 17,437 और 160 एक्टिव केस हैं। पानीपत में 11,640 अब तक मामले मिले, जिसमें से 443 एक्टिव केस हैं। रोहतक में 12,557 अब तक मामले हैं। 176 एक्टिव केस हैं। 8,383 केस सिरसा में है। 168 एक्टिव मामले सिरसा में। तो इन सब के बीच में एक बड़ी जानकारी आ रही है। ये बड़ी खबर भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में रामकुमार गौतम को भर्ती करवाया गया है। जेजेपी के विधायक हैं। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में इनको भर्ती करवाना पड़ा है। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में गौतम को भर्ती करवाया गया है। रामकुमार गौतम फेफड़े के इन्फेक्शन के चलते जेजेपी विधायक हैं, जिनको आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा है। कोरोना रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आई है, लेकिन आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। फेफड़े में इन्फेक्शन के चलते जेजेपी विधायक मेदांता में भर्ती हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। रामकुमार गौतम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उसके बावजूद हालत गंभीर है। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में रामकुमार गौतम को भर्ती करवाना पड़ा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। फेफड़े के इन्फेक्शन के चलते जेजेपी विधायक मेदांता के आईसीयू में भर्ती करवाए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो गुरुग्राम से खबर है, मेदांता में जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम को भर्ती करवाना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। रामकुमार गौतम मेदांता में भर्ती हैं। दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी है? मेदांता अस्पताल के आईसीयू में रामकुमार गौतम को भर्ती करवाया गया है। जी बिल्कुल, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में रामकुमार गौतम, जो कि जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्हें भर्ती कराया गया है। नारनौंद के विधायक हैं। जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी अभी डॉक्टर से भी बात हुई है कि उनको जो है पिछले 3-4 दिनों से जो है तबीयत उनकी खराब थी। रामकुमार गौतम की उनको लगातार शरीर में कमजोरी और कहना है कि उनको दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उनकी जब जांच कराई गई थी, उन्होंने पहले वहीं जांच कराई थी, जिसके बाद उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था और अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जिसके बाद उन्हें वहां के डॉक्टरों के द्वारा गुरुग्राम में मेदांता में दिखाने के लिए कहा गया था। तो जिसके बाद अब रामकुमार गौतम जो है गुरुग्राम के
निजी अस्पताल मेदांता अस्पताल में लाया गया, जहां पर लाते उन्हें फिलहाल इमरजेंसी के सीधा आईसीयू में भर्ती किया गया है। राम कुमार गौतम जो है, हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि सांस लेने में दिक्कत है उनको, और उनको कहना है कि टाइफाइड भी उनको है, जो रिपोर्ट में आया था उनकी टाइफाइड उनको हुआ है, तो उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन बताया गया कि तथा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अभी आईसीयू में भर्ती कराया गया है राम कुमार गौतम, जो कि विधायक है जेजेपी के, उन्हें। जी बहुत शुक्रिया दीपक, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर से आज की बड़ी बहस की ओर लौटते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस के लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है और किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कैथल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेकेंड वेव के चलते जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग नेग्लिजेंसी बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। हम कैथल के एक मार्केट में पहुंचे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि लोग लगातार बिना मास्क के घूम रहे हैं और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरह से जो सेकंड वेव है कोरोना की, उसको लेकर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी बरती जा रही है। लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि लोग लगातार जिस तरह से जो सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका प्रयोग नहीं कर रहे, सामाजिक दूरी नहीं बना रहे। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जिस तरह से लोग अक्सर देखने में आ रहा है कि कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा। आपको दिख रहा है मार्केट है, ऑटो मार्केट है, इसमें लोग खड़े हैं। सर बताइए, जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, आपने भी मास्क नहीं लगाया, क्या अवेयर नहीं आप इसके प्रति? कोरोना महामारी है, नरेंद्र मोदी कलकत्ता में रैली करने लग रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो रैली ठीक है, रैली तो सही है, या तो सारी जगह करो, ये एक जगह एक आदमी से क्या होगा? मैं सिंगल आदमी खड़ा हूँ, मैं सिंगल आदमी बोल मास्क का क्या सिस्टम है मेरा? रैली में तो कोई सिस्टम होता नहीं, तो यहाँ एक अकेला आदमी का सिस्टम है, अकेला तो बंद कर रखो मुँह, और जब रैली करे तब। सर आपने मास्क नहीं लगाया, क्या कोरोना से डर नहीं लगता? बिना मास्क के कोरोना का क्या दिक्कत है? कोरोना का कोई डर नहीं है, एक वहम है, एक ऐसा वायरस है, जैसे ही मुंह को ढकोगे उल्टा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये 2-3 डॉक्टरों ने भी अपना 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा है इसके ऊपर। देखिए, जैसे जैसे मौसम चेंजिंग हो रहा है, उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा धूल मिट्टी से बचने के लिए वायरल चले हुए हैं, जो कि कोरोना का रूप धारण भी ले सकते हैं। हमें पता नहीं है कोरोना क्या चीज़ है, तो इसके लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। हम सभी को ये जागरूक करते हैं कि मौसम को देखते हुए, मौसम की तब्दीली को देखते हुए कपड़े का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, थोड़ा डिस्टेंस बना के जाएँ, जैसे कि सरकार की हिदायतें हैं, हमें पालन करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से, सभी देशवासियों से कहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें, या फिर अपना कपड़ा मुँह से ढक के रखें। धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग कुछ जागरूक भी हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मास्क है वो लगाना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। जिस तरह से मौसम में चेंजिंग हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कोरोना है उसका संक्रमण बढ़ सकता है। हालांकि काफ़ी लोग हैं अभी जो इस बीमारी से लेकर अवेयर नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक डर भी बना हुआ है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करना चाहिए, तभी संक्रमण से बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन पृथ्वी नौकवाल के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज़। तो लोग क्या राय इस वक्त व्यक्त कर रहे हैं, ये आपको सुनाना इसलिए जरूरी था कि आप देखें कि एक तरफ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर लोगों की जो उदासीनता है या जो लापरवाही है वो किस तरह से बढ़ती हुई दिख रही है, ये भी आपने देख लिया। और आज इसी पर चर्चा करते हैं। 3 मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ हैं गुरुग्राम के। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ हैं पलवल के। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर संतलाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ पानीपत के हैं। डॉक्टर संतलाल वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी आपसे, कैसे देख रहे हैं इस परिस्थितियों को? क्योंकि अभी हम लोग जो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोग तो ये तक कहते हुए दिख रहे हैं कि कोरोना तो कोई बीमारी ही नहीं है। ऐसे में कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए, कैसे इन लोगों को समझाया जाए? क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज, और उन सब के बीच में गुरुग्राम की भी जो स्थिति है, थोड़ा मैं चाहूंगा उसको भी आप बताते चलें। बिल्कुल चित्रांश, गुड़गांव हो या प्रदेश हो या देश हो, स्थिति फिलहाल आप देख रहे हैं कि लगातार आज 8वां दिन है, 50,000 से ज्यादा केस आए हैं और संभवतः आज 75,000 के आसपास पूरे देश में केस हैं। और गुड़गांव ऑलमोस्ट 2000 के करीब एक्टिव केसेस के करीब पहुंचा और 350 या 400 के बीच में मैं अगर कहूं तो डेली केसेस हमारे आने लगे हैं।
और लापरवाही बिल्कुल लोगों की है। जैसा अभी कुछ दिन पहले एक डिस्कशन भी हुआ था आयुष, अगर आपको ध्यान हो, तो हम ये भी कह रहे थे अगर कोविड का एक भी केस है तो लगातार चलता रहेगा और कोविड कहीं गया ही नहीं है, तो हम ये क्यों कहें कि कोविड लौट के आया है। संक्रमण तो खत्म, अभी वैक्सीनेशन एकमात्र प्रक्रिया है जिससे इसको खत्म किया जा सकता है। उसमें मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ टाइम लगेगा, लेकिन लोगों की जो कंप्लीसेंसी है वो हम सब पर भारी पड़ रही है। और ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में आप देखेंगे कि जो सेकंड या थर्ड वेव जहां पर भी आई हैं वो पहले से ज्यादा भयावह रही हैं या ज्यादा केसेस आए हैं। तो हम लोगों को इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वो चाहे गुड़गांव हो और प्रदेश हो, सभी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और कोविड बिहेवियर और जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो सभी हमें पालन करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें हमने टेस्टिंग और ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया है, या ट्रैकिंग ट्रेसिंग बढ़ाई है और टेस्ट बढ़ाए हैं। लेकिन साथ में एडवाइजरी में हमने ये भी जारी किया है कि अनावश्यक रूप से आप ट्रेवल ना करें। अगर जहां तक पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें। अगर आपके ऑफिस आवर्स को है उनको स्टैगर करने की कोशिश करें। और आपका ऑफिस में अगर फिर भी संभव नहीं है तो उसको सैनिटाइजेशन करने की कोशिश करें। ऑफिस में नियमों का पालन करें, कोविड नियमों का, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और अगर हो सके तो 50% वर्कफोर्स के साथ आप काम करें। ये सभी चीजें हम लोगों को अपनानी पड़ेंगी। वापस हमें लॉकडाउन की प्रक्रिया में जाने से बचना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा चित्रांत, अदरवाइज केसेस की संख्या बढ़ती रहेगी। और अगर मैं आज किसी को ब्लेम करने की कहूँ, अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ हेल्थ महकमा या स्वास्थ्य विभाग या भारत सरकार या हरियाणा सरकार इसको रोक सकती है, तो मैं कहूँगा ये बहुत मुश्किल होगा जब तक आम जन का सहयोग नहीं होगा। अभी आपके न्यूज में थोड़ी देर पहले हमने कैथल की बात देखी, इस किस्म की बातें अगर नहीं है, हाँ मैं मानता हूँ हमें कोशिश करनी पड़ेगी, आईसी एक्टिविटीज या लोगों को समझाना पड़ेगा ताकि लोग इस बात को समझें, इस बीमारी को रूप को समझें और बीमारी की जो रूप है या जो खतरा बढ़ता जा रहा है उसकी अहमियत को वो लोग समझें। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी, यही चीज मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूँ। एक तो थोड़ा पलवल के अंदर इस समय क्या स्थिति है उसको जरूर आप बताइएगा, क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं को आप लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर लोग इन चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए तैयार ही ना हो, जबकि उनको पता है कि ये बड़ा घातक हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर वो इस तरीके के एक्सक्यूज दे रहे हो या इस तरीके के कुतर्क गढ़ रहे हो, तो क्या एक बड़ा चैलेंज कम से कम देखते हैं अपने अपने जिलों के अंदर आप लोग? डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह जी। जी आयुष जी, मैं कहना चाहूंगा अगर पलवल जिले की बात करें तो पलवल एक तरीके का सब्सिडरी डिस्ट्रिक्ट है जो फरीदाबाद से सेपरेट होके बना है। यहाँ की लगभग जनजीवन ऑलमोस्ट लोगों का फरीदाबाद जाना बना रहता है। और इसी वजह से क्योंकि ट्रैवलिंग काफी ज्यादा है, जैसे ही फरीदाबाद में केसेस आने लगते हैं पलवल के अंदर भी केसेस आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस समय हमारे पास केसेस लगभग 8 या 9 केसेस एक्टिव हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से ट्रैवलिंग बढ़ेगी लोगों की या हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे तो केसेस दोबारा से बढ़ने लगेंगे, जिसे हम सेकंड वेव का नाम भी दे सकते हैं। अगर बात करें कि लोगों में ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं एक मनोचिकित्सक के तौर पे ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों में डिनायल हो इस प्रकार का कि मुझे तो ऐसा हो नहीं सकता, पिछले साल नहीं हुआ तो इस साल क्यों होगा, या सिली एक्सक्यूजेस कभी कभी ढूंढ लेना कि मेरे को मैं तो इम्यून हूँ या मुझे इस प्रकार की बीमारी हो ही नहीं सकती, और अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स ना कर पाना, इस प्रकार के कारण सामने नजर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने सभी लोगों को ये इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि अपना खुद का जीवन भी जरूरी है और अननेसेसरी दूसरों के जीवन को भी हम खतरे में डालते हैं, अपने परिवार और समाज के लोगों को, जब हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाते हैं, बिना मास्क के बाहर निकलना या भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अनावश्यक तौर पर जाना। तो इस प्रकार की जब एक्टिविटीज होती है तो उस सबसे बीमारी के फैलने का खतरा एकदम बढ़ जाता है। डॉक्टर संतलाल वर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। एक तो पानीपत के अंदर क्या स्थिति है थोड़ा उसको बताते चलिएगा, और साथ ही साथ लोग अगर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो फिर इसको समझाना क्या लगता है कि एक बड़ा चैलेंज है? कम से कम प्रशासन और उस प्रशासनिक व्यवस्था में आप लोग चूंकि स्वास्थ्य अधिकारी हैं तो आप लोग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्या एक बड़ा चैलेंज, इसको एक बड़े चैलेंज के तौर पर आप लोग देख रहे हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, ये जो अभी जो ये सेकेंड वेव आ रही है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और पानीपत में अभी हमने देखा कि मार्च के महीने में हमारे केसेस काफी बढ़े हैं और जनवरी फरवरी में तो ये ऑलमोस्ट नील भी हो गए थे। कई दिन तो हमारे 0 केसेस भी आए और सैंपलिंग भी हम करते रहे लगातार। 1000 के आसपास डेली की सैंपलिंग होती रही है।
उसमें से कभी 1, 2, 4 इस तरह के केस जनवरी फरवरी में आए। मार्च के अंदर काफी केस बढ़े और सभी जिलों में ही बढ़े। करनाल है हमारे नजदीक, उसमें भी काफी सारे केसेस बढ़े हैं। लोगों में ये काफी लोगों में ऐसी भ्रांति है कि ये कोरोना कुछ नहीं है। जैसे अभी एक लड़के ने जो कैथल वाले ने बताया, आपने बताया उससे बात करते हुए, मैं कभी जब इस तरह के लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे एक सवाल कहता हूँ कि आप उन लोगों से बात करके देखिए जिनको सीरियस रूप से कोरोना हुआ है, या उनसे बात करके देखिए जिनको कोरोना के कारण जिनके घर में कोई मृत्यु हुई है, उनसे पूछ के देखिए कि क्या गुजरती है जब किसी को कोरोना होता है। तो उसका पूरा परिवार किस तरह से दुखी होता है, उसके बच्चे हैं, बड़े हैं, जो लोग हैं, उन सबको पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। किसी भी घर में जो ना इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसके घर में इस तरह से माहौल हो जाता है कि क्या करें। पहले तो लोगों में डर था पिछले साल, इस बार वो डर निकल गया है। जो हमारे बीच में से डर था, लोगों के मन में डर था कि कोरोना से बचेंगे, कुछ सरकार सख्ती करेगी। अब सरकार सख्ती भी कर रही है, चालान भी काट रही है, उसके बावजूद भी लोग लापरवाह हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे बाकी डॉक्टर साथियों ने, सीएमओज ने कहा, हमें बचाव के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनकी पालना करनी ही होगी। और वैक्सीनेशन पार्ट भी हमें करना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन ठीक उसी तरह से है जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। अगर एक्सीडेंट से बचना है तो हमें वैक्सीनेशन करवानी है। कोरोना भी एक तरह से एक्सीडेंट के रूप में लिया जाए और हमें बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ये हम समझते हैं कि बहुत ही जरूरी है। वैक्सीनेशन जब कोई करवा लेता है तो अगर उसको फिर भी कोरोना होता है तो वो उस सीरियस कंडीशन जैसा नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, उसमें उसका बचाव हो जाएगा, हल्के टाइप का कोरोना इन्फेक्शन होगा। ये मेरा कहना है। चलिए संतलाल जी, मैं वैक्सीनेशन वाले पार्ट पर भी चर्चा करूंगा आप लोगों से, लेकिन चूंकि अब ग्राउंड रियलिटी का यहाँ पे जिक्र हो रहा था तो कि अंबाला की रिपोर्ट अपने दर्शकों को और दिखाते हैं। अंबाला में देखिए लोग कोरोना को लेकर के इस समय क्या उनके जहन में चल रहा है, इसको पहले देखिए, उसके बाद चर्चा में फिर से वापस लौटते हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जरूरत है बचाव की। बचाव जो है 2 गज की दूरी और मास्क में ही है। लगातार बढ़ते मामलों से लोग सबक नहीं ले रहे हैं। जो कोविड के नियम हैं उनकी पालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में जो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, सरकार और प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो कोविड के नियम हैं उनकी पालना की जाए, क्योंकि बचाव जो है मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके ही हो सकता है। 2 गज की दूरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बात अंबाला की जाए तो यहाँ भी कोरोना के मामले लगातार जो है सामने आ रहे हैं। 100 से ज़्यादा जो मामले रेगुलर बेसिस पर सामने आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से कड़े कदम उठा रहा है। चालान भी जो है बिना मास्क के जो लोग निकलते हैं उनके किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कोविड के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर कोरोना से बचना है तो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो 2 गज की दूरी है, कोविड के नियम है, उनकी पालना ज़रूरी है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। तो अंबाला में आपने देखा कि किस तरीके से ज्यादातर जो तस्वीरें आपने देखी उसमें लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा था, ना ही वहां पर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको नजर आ रहा था। और शायद यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो किस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर भी बढ़ रहे हैं और पूरे देश की स्थिति भी कमोबेश कुछ इसी प्रकार की आपको नजर आ रही होगी। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। गुरुग्राम को क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं बड़े नजदीक से, और वहां पर आंकड़े पिछली बार भी जब ये पीक पर था तो सबसे ज्यादा थे, और आज भी वहां पर सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वजह क्या है? गुरुग्राम की चित्रांश जो पोजीशन है काफी पिक्यूलियर। आपको मालूम है दिल्ली एनसीआर में शायद संभवतः सबसे ज्यादा कम्यूटेशन गुरुग्राम में ही होती है। आना जाना दिल्ली एयरपोर्ट की वजह से या एनसीआर में आना जाना सबसे ज्यादा यही होता है। दूसरा, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि गुड़गांव में हो या प्रदेश का या देश का कोई भी हिस्सा हो, आप ये चीज एक देखें, अगर हम कोविड बिहेवियर नहीं अपनाएंगे, मैं सिंपल मास्क का कंपैरिजन करता हूँ। अगर आप पॉजिटिव हैं और आप मास्क इस्तेमाल नहीं करते
तो 90% चांस है कि दूसरे व्यक्ति को, अगर उन्होंने भी मास्क नहीं इस्तेमाल किया हुआ, तो चांसेस हैं कि 90% चांस है कि उनको कोविड होगा। आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं, आप मास्क यूज कर रहे हैं, इवन अगर दूसरे ने मास्क भी नहीं यूज किया है तो भी चांसेस 70% हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति कोविड पॉजिटिव के संपर्क में भी आ रहे हैं और आपने भी मास्क पहना है, कोविड पॉजिटिव ने भी पहना हुआ है, तो स्ट्रेट अवे 30% पे आ जाता है। और अगर दोनों व्यक्ति, चाहे वो पॉजिटिव ना हो और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हो और आप सस्पेक्टेड केस भी हो, तो चांसेस ऑफ स्प्रेड आर नेग्लिजिबल। तो जो मेन मैंने बात ये कही कि कम्यूटेशंस, आना जाना, कोविड बिहेवियर को ना अपनाना, ये सब मुख्य कारण रहे हैं। और जिस एरिया में केसेस रहे हैं वहां संक्रमण, मैंने पहले भी कहा, अगर एक केस भी रहता है तो संक्रमण बरकरार रहेगा। और ये ध्यान देने वाली बात, आप चाहे वो महाराष्ट्र हो, बॉम्बे हो और दिल्ली की कंपैरिजन करें, या अब गुड़गांव की भी आप बात करें, या फरीदाबाद नजदीकी जिले की हम बात करें, हमेशा हम दिल्ली को या बॉम्बे को हम प्रोसीड करते हैं। अगर दिल्ली एनसीआर के एरिया की हम बात करें तो वहां से केसेस जैसे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न पूरे देश में वही रहेगा। केसेस जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां ट्रेवलर्स ज्यादा हैं, बाहर से आने वाले ज्यादा हैं, उन जगह पर केसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं। तो वीरेंद्र जी, फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है, और आप तीनों लोगों से ही मेरा ये सवाल रहेगा, क्योंकि आप लोग अपने अपने जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी हैं। मुझे ये बताएं कि इस समय नया चैलेंज क्या है आप लोगों के सामने, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं के बीच में वो एक बड़ी लंबी ड्रिल हो गई है, 1 साल का तो लगभग समय हो गया, क्योंकि मार्च पूरा बीत गया। अभी नए चैलेंज के तौर पर क्या है, क्योंकि अब तो नॉर्मल है सारी चीजें, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप जो ऑफिसेज हैं वो भी खुले हुए हैं, बाजार भी खुले हुए हैं, लोगों का फ्रीक्वेंट जो मूवमेंट है वो भी दिख रहा है। तो नया चैलेंज क्या है और उसको आप लोग कैसे रोक रहे हैं? ये एक बड़ा चैलेंज है क्या आप लोगों के लिए? बिल्कुल चित्रांत, चैलेंज तो रहेगा। अभी पहले तो हमने कंटेनमेंट जोन थी या लॉकडाउन कर रखा था, और कंटेनमेंट जोन हम 5-5 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर की बना रहे थे। लेकिन अब सब कुछ ओपन हो चुका है। तो अभी जो रिसेंट नई गाइडलाइंस आई हैं या डायरेक्शंस हैं, वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन को बनाने की है। लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन को इफेक्टिव जब ही किया जा सकता है जब पब्लिक हमारा साथ देगी। क्योंकि हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हम 10 से 15 घर या एक सोसाइटी या फ्लैट या अपार्टमेंट्स के कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी के अपार्टमेंट्स को माइक्रो कंटेनमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो उन लोगों को हमारा सहयोग करना चाहिए, और वो सभी लोग जब तक या तो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं कन्वर्ट हो जाते या टोटल 17 डेज उनका टाइम पीरियड नहीं हो जाता, दे शुड रिमेन इनसाइड देयर हाउसेस, घर के अंदर रहें। या उनके कॉन्टैक्ट जिनके हम टेस्ट कर रहे हैं, जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती और 7 डेज के बाद दोबारा से रिपोर्ट नहीं हो जाती, अगर वो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, दोनों रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, उनको घर में रहना चाहिए। क्योंकि यही केसेज हैं जो फैमिली की फैमिली जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव आती है, और यही वजह है एक स्पाइक और सर्ज का मैक्सिमम होने का। आप देखते होंगे कि अचानक 100 से 200 से 500 केस हो जाते हैं किसी भी जिले में या किसी भी प्रदेश में, हजारों में संख्या इसीलिए बढ़ती है। तो आम जन का, पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इकोनॉमी ओपन है, सब कुछ ओपन है, तो लॉकडाउन तो संभवतः पॉसिबल नहीं है। लोगों का बिहेवियर और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। डॉक्टर ब्रह्मदेव सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या नए चैलेंजेस हैं? एक तो नया स्ट्रेन है, जल्दी लोग देख रहे हैं कि स्प्रेड हो रहा है, दूसरा ये भी है कि लोग अगर जानने और समझने के लिए तैयार ना हो तो फिर नई तरीके से क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं? नए चैलेंजेस क्या हैं? मैं कहना चाहूंगा चैलेंजेस जो हैं, अगर हम लास्ट ईयर इस समय की बात करें, अप्रैल मई की, और इस समय की बात करें, तो केसेस के बढ़ने की स्पीड वैसी ही है, लेकिन अलग चैलेंजेस इस प्रकार के हैं, जैसे कि उस समय हम लोग सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करते थे, इस समय हॉस्पिटल की बजाय होम आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध है सभी के लिए। तो ये एक तरीके की पब्लिक के लिए सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है कि अगर वो सिक नहीं है तो उन्हें होम आइसोलेट किया जा सकता है। लेकिन दूसरा चैलेंज साथ में ये नजर आता है कि सभी के सभी, जैसे मार्केट्स हैं, सब्जी मंडी है, बैंक्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो फुल पेस पे काम कर रहे हैं, और अगर कोई किसी कारण से होम आइसोलेशन के दौरान या अनबिग होने की वजह से वो बाहर निकलते हैं, तो एकदम से सैकड़ों लोगों में एक से फैलने का खतरा बना रहता है। और फिर मास्क वाली बात भी कि लगातार चलानिंग चल रही है, लेकिन फिर भी कैजुअल अप्रोच है। जैसे देखा जाए कि लोग पुलिस को देखकर हेलमेट लगा लेते हैं या सीट बेल्ट लगा लेते हैं, वैसे ही चालान से बचने के लिए लोग मास्क लगा रहे हैं। मुझे लगता है बीमारी से बचने की लगाना जरूरी है। ये सोच अभी भी 1 साल होने के बाद में भी हर इंसान तक नहीं पहुंच पाई है। जब जनता में ये सोच आ जाएगी कि मास्क हमारे लिए जरूरी है,
केवल चालान से बचने के लिए जरूरी नहीं है, तब भी बदलाव महसूस होगा। अलग चैलेंजेस के अलावा ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्यरत है लगभग 1 साल से। स्वास्थ्य विभाग की टीम डे एंड नाइट काम कर रही है थ्रू आउट इस सब में, और उनको इस सब में मैं कहता हूँ कि हम लोग टाइम एंड अगेन अप्रिशिएट भी करते रहते हैं, उनको सपोर्ट भी देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे चैलेंजेस नजर आते हैं कि टाइम जो हमारी टीम है लगता है वो थकने लगी है। तो इस समय जो चैलेंज ये भी है कि हमारी HR टीम जो है वो एक्सपीरियंस तो बहुत हो गई है, लेकिन उनकी थकावट को, मनोबल को बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट देने की आवश्यकता रहती है कि उन्हें हम मोटिवेट करके रखें ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। और इसके अलावा एक सेंस ऑफ वो भी आती है इस बात को लेकर कि मुझे नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी ने वैक्सीन लगवा ली है, फर्स्ट वैक्सीन लगवाने के बाद में तुरंत इम्यूनिटी नहीं आती है, इम्यूनिटी पैदा होने में समय लेती है। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद में लोग कहते हैं अब तो मैंने वैक्सीन लगवा ली 4 दिन पहले, अब तो मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ, अब मुझे क्या खतरा है। तो एक सेंस इस बात की भी आ जाती है, फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग या फॉल्स सेंस ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम इलनेस। इस प्रकार का जो डर खत्म हो जाना वो भी बीमारी को बढ़ावा देने में कारण बन सकता है। इस प्रकार के चैलेंजेस अब आ रहे हैं, उनको अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हैंडल किया जाए, तो मेरे हिसाब से सीधा तौर से जनता से जुड़ना या फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से जुड़ना स्वास्थ्य विभाग का, ये कुछ तरीके हैं ताकि हम पार्षदों के माध्यम से, सरपंचेस के माध्यम से, हम सब या RWS के माध्यम से लोगों में और जागरूकता फैला पाए। सैंपलिंग लगातार जारी रहे ताकि अगर एक भी कोई ऐसा केस है जिसको अगर हो सकता है कोविड, तो उसे हम अर्ली डिटेक्ट कर लें। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली रिजल्ट देना उनको और अर्ली आइसोलेशन कर देना, ये भी एक प्रभावी तरीका रहता है इस दौरान। और मास्क की एनफोर्समेंट जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से हो और एक ये जन आंदोलन बने कि मास्क को इस्तेमाल करना आवश्यक ही है। और एक और बात की जो काफी समय से लोग रुके हुए थे फंक्शंस में जाने से, वो बैकलॉग भी सामने आने लगा है। लोग लगता है कि कुछ तो बाहर निकले, हम शादी में जरूर जाएं। जो किसी फंक्शन में जाते हैं वहां पर मास्क तो लगा के जाते हैं, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर के सामने जाते हैं, फोटोग्राफर बोलते हैं जी फोटो में तो मास्क उतार के करिए। तो उस समय पर वी हैव टू लर्न टू से नो, ना कहने की उस समय हमारे अंदर एक कैपेसिटी आए, जैसे कह पाए कि जी मैं तो फोटो मास्क के साथ ही खिंचवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम तो कोविड के इरा में बात कर रहे हैं, कोविड इरा में तो मास्क के साथ ही फोटो सही रहेगी। और अगर खाना खाने के लिए भी हमें मौका मिलता है तो भीड़ भाड़ वाले स्थान पे खाना ना खाएं, कोने में बैठकर एक स्थान पे खाना खाएं, ताकि कम से कम हम इन्फेक्शन ना लें किसी और से, या हम संक्रमित हैं तो दूसरे को इन्फेक्शन दे ना दें। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देने से भी समाज में बदलाव आ सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड कम हो सकता है। डॉक्टर संतलाल वर्मा जी, जो बात यहाँ पे पलवल के सीएमओ या फिर जो गुरुग्राम के सीएमओ ने कही हैं, क्या इसी तरीके के चैलेंजेस आपको वहां पर दिख रहे हैं या पानीपत के अंदर भी कुछ नए तरीके के चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं? क्योंकि पूरा 1 साल तो लगभग हो गया उस चैलेंज के बीच से ही गुजरते हुए, अभी नई चुनौती क्या है? बिल्कुल ठीक इसी तरह की चुनौती जो हमारे सामने पानीपत में भी है। हमने जागरूकता अभियान भी चलाए। अभी शनिवार को हमने नगर निगम, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग तीनों ने मिलके एक अभियान चलाया, जिसमें ढोल नगाड़े भी बजाए गए, पूरे शहर के अंदर प्रोसेशन निकाला गया। उसमें बहुत सारी गाड़ियां चली, एम्बुलेंसेज चली, सैंपलिंग भी की गई, चालान भी काटे गए, लोगों को समझाया भी गया रुक रुक के। कुछ ऐसे मनोरंजक के जो गीत थे वो भी गाए गए लोगों के द्वारा। हमारी जो टीम थी हेल्थ की, पुलिस की, उन्होंने बहुत लोगों को एंटरटेनमेंट भी किया। और मास्क और 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन, इसके बारे में लोगों को समझाया। तो इस तरह के अभियान हमें जागरूक करने के लिए चलाए रखने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी शादी ब्याह होती है, कोई फंक्शन होते हैं, कोई भी पब्लिक फंक्शन हो रहा होता है, लोग ज्यादातर बिना मास्क के नजर आते हैं। और जहाँ कहीं पे भी 1-2 कोई केस भी पॉजिटिव हो उनके बीच में, तो ये हम समझ सकते हैं कि एक केस से भी मल्टीपल केसेस हो जाते हैं। तो बचाव के लिए तो हमें यही करना पड़ेगा, जो नियम बनाए गए उनकी पूरी तरह से पालना की जाए। लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना से बचना है तो हमें ये जो 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये अपने रोजाना के जिंदगी में इसको शामिल कर लिया जाए ताकि हम बच सकें। चलिए संतलाल जी, आपने जो बातें कही हैं मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, और चूंकि अब मैं चाह रहा था कि वैक्सीन पर भी हम लोग और वैक्सीनेशन पर भी थोड़ी चर्चा करें, तो उस चर्चा में मैं पहले जाऊं उससे पहले एक भिवानी की रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों को अब वैक्सीन का जो दूसरा फेज है उसकी स्टार्टिंग हो गई है। भिवानी के अंदर क्या स्थिति है, पहले ये रिपोर्ट देखिए।
कोविड की सेकंड वेव शुरू हुई है तो दूसरी तरफ 45 साल से ऊपर के जो शख्स हैं उनको वैक्सीनेट किए जाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, लोग कितने अवेयर है ये जानने के लिए भिवानी के एक व्यस्ततम मार्केट में इस वक्त मौजूद है। लोगों से ही जानेंगे, आप देख पाएंगे। पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आखिर लोग कितना फॉलो कर पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की चाहे बात करें, मास्क की बात करें, सैनिटाइज़र की बात करें, पहले वो तमाम चीज़ें दिखाना चाहेंगे। सर मैं आपसे बात करूंगा, अगर व्यवस्थाओं की बात करें, प्रधानमंत्री की चाहे बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें या हुक्मरानों की तमाम लोगों की बात करें, लगातार कहा जाता है टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग, ये 3 चीज़ें जो है ये कही जाती हैं। तो किस तरह से जो है अभी आप देख पाते होंगे लोग यहाँ पर कितने अवेयर हैं? ऐसा है जी, जैसे देखा जाए तो सरकार तो अपना निश्चित ही काम अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ी सी जो पहले लोगों ने जो जागरूकता अपनाई थी, जो मास्क लगाया करते थे, अब वो कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है। भीड़ वही इकट्ठी हो रही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही तो बढ़ती जा रही है। ये बात करें कि कोरोना की जो सेकंड वेव आई है उसके बाद से लोग कितने अवेयर हुए? लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है सर, लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं वो वैक्सीन से काफ़ी खुश भी हैं। और सेकंड जो 28 दिन का सरकार ने टाइम दिया हुआ है उसमें लोगों काफ़ी जागरूक हैं। लेकिन वही लोग जागरूक हैं जो देश के हित में सोचते हैं। आज भी लोग पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, कोरोना को एक मजाक बना लिया है। तो मैडम मास्क नहीं लगाना चाहते आप या ये सोचते हो कि वैक्सीनेट हो चुके हैं लोग तो मास्क नहीं लगाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं बाहर से आई हूँ और मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ भिवानी। पब्लिक में आए मैडम, पब्लिक में तो कहीं ना कहीं मैं निकल ही नहीं रही हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से निकली हूँ क्योंकि मुझे खाने के लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। या और क्या करोगे? तौर पर लोग मजबूरी भी कहीं ना कहीं गिनवाते देखे। मास्क नहीं लगाते आप लोग? मास्क नहीं लगाते? भूल जाता हूँ, लगाऊंगा। लोग भूल भी जाते हैं, मास्क लगाना भी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और इसके अलावा जो लोग मास्क लगा कर आते हैं निश्चित तौर पर वो अपने दायित्व को मानते भी हैं कि उनका दायित्व है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की चाहे बात करें, मास्क की बात करें, सैनिटाइज़र की बात करें। एक अहम बात और कुछ लोग ये भी कहते सुने थे कि लोग मास्क लगाना भी नहीं चाहते हैं और मास्क आपने लगा रखा, लेकिन बहुतायत में हमने देखा लोग जब जो मास्क लगा कर नहीं आते। आपको नहीं लगता कि नेग्लिजेंसी, लापरवाही कहीं? सर ये लापरवाही बिल्कुल है सर, लापरवाही तो सख्ती से इसका पालन होना चाहिए सर। लेकिन मुझे एक बात और भी लगती है इसमें, जैसे सर यहाँ पे सख्ताई की जाए चाहे सख्ताई ना की जाए, ये देखो आप बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर क्या किया जा रहा है? वहाँ पे कौन सा? हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। हरियाणा आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ, आज खासतौर पर भिवानी की बात करूँ, एक व्यक्ति की मौत हुई है। 62 वर्षीय एक भीम सिंह नामक शख्स जो कि भिवानी की बैंक कॉलोनी का निवासी था, उसकी मौत हुई है। टोटल एक्टिव केसेस की अगर बात करें, अभी 10 नए एक्टिव केसेज आए हैं। बहरहाल 40 जो केस अभी तक हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को ना केवल अवेयर होना होगा बल्कि दूसरों को भी अवेयर करना होगा, तब जाकर इस बीमारी से निपटा जा सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। टारगेट भी बनाया गया कुछ जिलों में कि 10,000 से 12,000 तक जो है लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। लेकिन हर आम व खास की जिम्मेदारी, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लोगों से यही अपील करता है बार बार कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांग। तो शहर दर शहर हाल क्या है ये आप देख रहे हैं, और लोगों के कमोबेश जो एक्सक्यूज हैं वो समान हैं। कोई भूल गया है मास्क ये कहता हुआ नजर आ रहा है, तो किसी को तो कोरोना बीमारी भी नजर नहीं आ रही। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी, मैं आपके पास एक बार वापस आ जाता हूं। वैक्सीनेशन वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा चाह रहा था डिस्कस करना। मुझे ये बताएं कि एक तो वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव चल रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर के भी लोगों के अंदर एक तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शंकाएं हैं कुछ लोगों के अंदर, और उसके अलावा जितने तादाद में लोगों को पहुंचना चाहिए था वो पहुंच भी नहीं रहे हैं। जो चाहते भी है कि उनको लग जाए लेकिन वो सेंटर तक नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसको लेकर के क्या स्पेशल आप लोगों ने इंतजाम किए हैं? बिल्कुल चित्रांश, एक वैक्सीनेशन से पहले मैं 2 लाइनें या कुछ शब्द अगर मैं कहूँ मास्क के बारे में या सख्ती के बारे में कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब हमें सख्ती का पालन करना पड़ेगा, और इसी का आह्वान देखते हुए या निर्देश जो जारी किए माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें जिला उपायुक्त और एसपी और सीएमओ के तीनों के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके जो डिप्टी इमीडिएट नेक्स्ट सीनियर पर्सन है उनकी कमेटी बनाई गई है जो ऑब्जर्व करेगी, और जरूरत पड़े तो चालान और मास्क चालान या जैसे मैरिज या कोई ऐसे फंक्शन में कोई वायलेशन होती है किसी किस्म की गैदरिंग की तो उस पर सख्ती की जाएगी, और इस पर कार्रवाई चल रही न केवल जिला स्तर पर बल्कि अब ये ब्लॉक स्तर पे या सब डिवीजन लेवल पे भी इस पर काम हो रहा है। अब वैक्सीनेशन की आप जहां तक बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन में
मैं गुड़गांव के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा। अभी आज आपने देखा कि 45 साल से ज्यादा के लिए पहले कोमोर्बिड की कंडीशन थी, लेकिन अब वो कंडीशन हटा दी गई है। और अभी तक का अगर बात करें तो गुड़गांव में हमने 2,25,000 लोगों को टोटल वैक्सीनेशन लगाई है। अगर मैं तीनों या चारों फेज की बात करूं तो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। प्रतिदिन हम ऑन एन एवरेज 8,000 के करीब लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मैं ये कहूं कि लोग आगे नहीं आ रहे, नहीं, लोग बिल्कुल आगे आ रहे हैं। और हम प्राइवेट सेटअप भी गुड़गांव में बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी प्राइवेट सेटअप से हम 2 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जबकि हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट गुड़गांव के आप परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, आप अच्छे से वाकिफ हैं, गुड़गांव में इतने सरकारी इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, क्योंकि एक मेडिकल हब भी है गुड़गांव, उसके बावजूद भी। और कोई भ्रांति अब मैं नहीं मानता, क्योंकि लोग बहुत आगे आ रहे हैं। आज भी हमने तकरीबन 15,000 लोगों को वैक्सीनेशन की है। और 45 साल से ज्यादा के लोगों की मैं बात करूं तो तकरीबन 12,200 लोगों को हमने वैक्सीन लगाई है। और रिपोर्ट ये मैं सिर्फ 5 बजे तक की बता रहा हूँ, उसके बाद भी ये कंटिन्यू चल रहा था। और वैक्सीनेशन के लिए अब लोग बिल्कुल, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि किस तरह से हम कर रहे हैं लोगों को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सब सेंटर लेवल तक वैक्सीनेशन की शुरुआत करी, यानी गांव में ना केवल पीएचसी में बल्कि जहां सब सेंटर हैं वहां पर भी हमने ग्राम सचिवालय हो या पंचायत घर हो या स्कूल हो, वहां पर भी हमने अपने वैक्सीनेशन कैंप्स प्रोवाइड किए हैं। वहां हमारे वैक्सीनेटर, हमारे डॉक्टर्स AFI किट्स के साथ पहुंच रहे हैं, तभी हम इतना टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। सेम हमने अर्बन सेटअप में हमने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ कॉन्टेक्ट किया है, वहाँ सोसाइटीज में हमने यही काम करना शुरू किया है, कम्युनिटी सेंटर्स में हमने काम शुरू किया है। और अब जब से 45 साल के लिए हमें इजाजत मिली है, तो हमने जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हब हैं या ऑफिसेज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ हमने टाई अप किया और उनको कहा है कि अगर आपके पास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपके पास एडिक्वेट स्पेस है, तो हम वैक्सीनेटर और हमारे लोग और हमारी टीम वहां जाकर AFI किट के साथ वहां पर भी कैंप करने के लिए तैयार है। तो मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में अगर हम ये कहें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बढ़ेगी। और यही एकमात्र उपाय है चित्रांश जो संभवतः कोरोना की चेन को ब्रेक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, वैक्सीनेशन को लेकर के क्या स्थिति पलवल के अंदर? जी, मैं कहना चाहूंगा जो पलवल जिले के अंदर वैक्सीनेशन की ड्राइव के फेजेस, इनिशियल फेज जो था, जब हम बात करते थे हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो हम लगभग 95% हेल्थ केयर वर्कर्स तक पहुंच पाए। इसी प्रकार से फ्रंट लाइन वर्कर्स तक भी मेजोरिटी लोगों तक पहुंच पाए। फिर अगला फेज आया जो कोविड वैक्सीनेशन सेकेंड फेज, जब ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया गया। उस दौरान हमारे यहाँ पर जो केसेस थे वो सिर्फ 1 एक्टिव केस था। और मैंने देखा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जब लोग सामने आते हैं, या तो जब आते हैं जब वो जागरूक हो, या फिर जब आते हैं जब उनको कोई डर हो। तो जागरूकता लगातार बढ़ाई भी गई और परचांस कुछ केसेस अभी बढ़े भी। तो एक्टिव केसेस जैसे बढ़े, उसके साथ साथ केसेस के साथ साथ नंबर ऑफ बेनिफिशियरी भी बढ़ने लगे और ड्राइव भी चलाई गई। अब हम लोगों का भी जो पलवल जिले में अगर बात करें तो सब सेंटर लेवल पे वैक्सीन दी जा रही है। जहां जहां पर हमारी ANM अवेलेबल है, वहां हर सब सेंटर लेवल पे लगभग 70 ऐसे सेंटर्स बनाए गए जहां जहां पर हम वैक्सीन दे रहे हैं। पलवल में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा नहीं है, तो लगभग 99% वर्क जो है वैक्सीनेशन का वो गवर्नमेंट सेटअप में ही हो रहा है। और लगभग 55,000 लोगों तक वैक्सीन अब लगाई जा चुकी है 10 लाख की आबादी में से। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो सेशन हुआ उसमें जनरल पब्लिक में कोई भी 45 प्लस है उन तक हम पहुंच सकते हैं। उसको देखते हुए नेक्स्ट प्लानिंग यही बनाई गई कि 45 प्लस के अंदर कोई कोमॉर्बिड नहीं भी हो तो उनको चाहे RWO के माध्यम से, चाहे हम बैंक के अंदर कैंप लगाकर, जो भी क्राउडेड प्लेसेस है वहां पर हम अपनी टीम को अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन को और बेहतर तरीके से किया जा सके। और सबसे जरूरी बात है पब्लिक पार्टिसिपेशन रहे कि लोग खुद सामने आए। जहां जहां पर हमें बेनिफिशियरी नजर आते हैं वहां हम अपने कैंप अवेलेबल करा रहे हैं। ऑफिसेज में जाके, कोर्ट्स में भी कैंप लगाए गए हैं, मिनी सेक्रेटरिएट में, हॉस्पिटल में तो राउंड द क्लॉक कैंप चलते ही हैं। ये स्थिति चल रही है वैक्सीनेशन की। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों में इस बारे में खुद जागरूकता हो, खुद सामने आए। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर ये नंबर बढ़ा है। और स्टैगर्ड वे में जो ये सरकार ने बनाया है, मुझे लगता है ये भी एक सही तरीका है कि पहले 60 से ऊपर वालों को दी गई ताकि उनको जनरल पब्लिक में उनको पहले राइट मिल पाए। जो लोग आना चाहते थे वो पहले आ चुके हैं। उसके बाद में 45 to 60 में जो बीमार थे वो उनको पहले कवर कर दिया। अब जो हेल्दी है 45 अवर उनको कवर किया जा रहा है ताकि भीड़ भाड़ ना हो। दोनों चीज होनी चाहिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स अवेलेबल भी हो और वहां पर भीड़ भी ना हो ताकि हम मैक्सिमम लोगों को सुचारू रूप से वैक्सीन दे पाए।
चलिए इसी के साथ इस चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा भी आपसे यही अपील करता है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उनका पालन आप जरूर करें, ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश को और अपने देश को सुरक्षित रख सकें। आज इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।